जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स यानी भौतिकी को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं यानी साइंस में उन फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा, उन यूनिटों को हम किस प्रकार से निकालते हैं, कितने फंडामेंटल यूनिट है, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? और इसमें जो है हमने 65 प्रश्न तक हमने कर लिया है। चलिए उससे आगे का प्रश्न हम आज एक क्लास में हम करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो भी थ्योरी का बात रह गया, तो थ्योरी जो है वह आपका जो भी प्रश्न होगा उन्हीं प्रश्नों के साथ हम थ्योरी को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम में जो है साइंस के प्रश्न जो है ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वह आपको हल्के प्रश्न होते हैं और काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो जो भी थ्योरी होगा हम प्रश्न के साथ ही करते चलेंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 66 क्या कहता है। 66 प्रश्न कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई, ठीक है, एसआई इकाई मतलब एसआई यूनिट आपका वोल्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है, हमने आपको बताया भी था कि वोल्ट किसका एसआई यूनिट है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 5/10/2018 का प्रश्न है। पहला करा आपका प्रतिरोध का एसआई यूनिट वोल्ट है, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या विभवांतर का। ठीक है, तो वोल्ट जो है वो किसका एसआई मात्रक है? तो वोल्ट आपका एसआई मात्रक है विभवांतर का। किसका एसआई मात्रक है? विभवांतर का। और हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि विभवांतर जो होता है वह दो पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि किसी भी, अगर सपोज मान लिया जाए पेंसिल बैटरी के रूप में हम एग्जांपल आपको कल लिए थे कि पेंसिल बैटरी का जो है एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, जहां पर गुंडी जैसा निकला रहेगा, और एक प्लेन सरफेस होता है, यह होता है आपको नेगेटिव। ठीक, और सपोज मान लीजिए पेंसिल बैटरी कितना वोल्ट का है? तो 1.5 वोल्ट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मान लिया कि ये पॉइंट को हम ए मानते हैं और इस पॉइंट को हम बी मानते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट को ए माने हैं तो इसका पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा? पी ए। ठीक है, कितना हो जाएगा? पी ए। और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो पी बी। और इन दो पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हम लिख सकते हैं पी ए बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी। और जिस टर्मिनल पर आपको नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल होता है आपको 0 वोल्ट। बात समझ में आया? तो यहाँ आपको पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में कहा जाता है उसको विभवांतर। बात समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस या हिंदी में उसको कहा जाता है विभवांतर। तो इस प्रकार से जो है पोटेंशियल बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो आपको ये कहिएगा 0, और पोटेंशियल ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो ये कहिएगा 1.5। ठीक, तो ये 1.5 और ये 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। और पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापते हैं? हम वोल्ट में मापते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए किसी भी आप बैटरी में देखिएगा या कहीं पे दो पोटेंशियल के बीच का जो अंतर होता है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? आपको वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो आपको वह वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। बात समझ में आया? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको वोल्ट में मापा जाता है आपको विभवांतर। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावे जो है और ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो किसका यूनिट दिया हुआ है, चलिए वो भी हम पढ़ते चलते हैं। बाकी सब तो आप बताएं, ये आपको पहले एक प्रश्न में भी बताया हुआ है। तो प्रतिरोध किसका यूनिट है? तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट आपको ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट साइन से लिखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए की मदद से भी लिखते हैं। विद्युत आवेश जो है वह क्या है? आवेश का इंग्लिश होता है आपको चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट हमको बताया था आपको कूलम। याद है? कूलम। बात समझ में आया? तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक है। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कूलम किसकी एसआई मात्रक है? तो कूलम आपका प्रतिरोध का है, विभवांतर का है, विद्युत प्रवाह का या विद्युत आवेश का। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 4/10/2018 का प्रश्न है। तो कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम एसआई मात्रक है आपका विद्युत आवेश का। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। क्योंकि कूलम बराबर जो है, जैसे विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि आवेश या इसी को हम लिखते हैं क्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? चार्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चार्ज। और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। और क्यू बराबर क्या होता है? तो आई बराबर हम जानते हैं क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी, यानी आई जो है करंट बराबर चार्ज बटा टाइम होता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू बराबर आई इंटू टाइम लिखेंगे, यानी कि करंट आई और इंटू समय टी।
ठीक है, इसको आपको Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो यानी चार्ज बराबर करेंट और इंटू समय। क्लियर है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा वो कूलम। क्लियर है, क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। वही प्रतिरोध कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का यूनिट अभी हमने बताया आपको ओम हो जाएगा। विभवांतर कैसा यूनिट आपको वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपको एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और आवेश जब किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा उस पदार्थ पे क्या होता है, बल अनुभव होता है, उसे हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज दो ही प्रकार का होगा, एक आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो अगर दो अलग अलग चार्ज होंगे, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसके बीच जो बल लगेगा वह क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, घबराइएगा नहीं। अगर दो सेम मतलब कि आपको चार्ज होंगे, जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो आपको वह मतलब एक दूसरे को जो है वह दूर ढकेलेगा। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स, इसमें आपको अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। बात समझ में आए। अगर यही आपको दो नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो ये भी क्या लगेगा, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की तरफ जो है फोर्स जो है लगाएगा। बात समझ में, यानी फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। लेकिन सिर्फ विपरीत चार्ज होने पर ही क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जब एक चार्ज के समीप जो है दूसरे चार्ज लाएंगे तो उस पर क्या अनुभव होगा, आपको एक फोर्स अनुभव होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, हम चार्ज कहेंगे। बात समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि त्वरण की एसआई मात्रा क्या है। और ये देखिए कितना प्रश्न एग्जाम में पूछा, ग्रुप डी में 24/9, ग्रुप डी में 11/10, ग्रुप डी में 19/9। बात समझ में आए। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। तो हम त्वरण को आपको बताए थे कि त्वरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन ही त्वरण बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको वेलोसिटी बाई, ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। यानी वेलोसिटी किसको कहते हैं, यानी कि आपको वेग बटा हो जाएगा आपको समय। बात समझ में आए, वेग बटा क्या हो जाएगा, समय। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो ये इसका एसआई यूनिट होता है आपको मीटर पर सेकंड। यानी कि तय की गई दूरी के दर को हम क्या कहते हैं, वेग। और ये समय का एसआई यूनिट हो जाएगा आपको सेकंड। तो यानी ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा आपको मीटर, और ये सेकंड आ जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा आपको सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका आपको यूनिट आ गया, तो ये यूनिट आ गया आपको त्वरण का। किसका यूनिट आ जाएगा, तो त्वरण का एसआई आपको यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में है। अच्छा, इसी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये पावर नीचे में है 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, तो एस का पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात समझ में आया, एस का पावर कितना हो जाएगा, -2। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। यानी सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि त्वरण एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा, मीटर पर सेकंड किसका होगा, तो ये आपका वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट, या तो हम स्पीड का भी यूनिट आपको मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, यह किसका यूनिट होगा, तो ये हो गया आपको मास। ठीक, और मीटर पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यह किसी का यूनिट नहीं है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है तब आपका फोर्स का यूनिट होता है, ये किसी का यूनिट नहीं होता है। क्लियर है। तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपको मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 69 कहता है कि निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। किसका एसआई इकाई, तापमान का। तो हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, आपको याद है कि भूल गए। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आपको बताया था, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है आपका लंबाई का मात्रक, कितने फंडामेंटल यूनिट है, चलिए आप लिख लीजिए। अगर याद आप हमारा फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो पीछे क्लास में हमने ये सब बताया है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या आपको 7। 7 कौन कौन से, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बनता है आपको एसआई यूनिट। क्लियर है। तो पहला हो जाएगा आपको लंबाई, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेंथ। और लंबाई के लिए एसआई यूनिट होता है आपको मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आपको द्रव्यमान, जिसको हम अंग्रेजी में मास कहते हैं, और इसके लिए आपको एसआई यूनिट होता है केजी। तीसरा होता है समय, समय को हम टाइम लिखते हैं,
और इसका होता है आपको एसआई मात्रक सेकंड। बात समझ में आए? अच्छा, इसके अलावे जो है चौथा जो होता है आपको होता है आपको विद्युत धारा यानी कि करंट। चलिए हिंदी लिख रहे थे, हिंदी लिखते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है आपको एम्पियर। क्लियर है? इसके अलावे जो है आपको पांचवा होता है आपको ताप यानी टेम्परेचर, और ताप का जो है एसआई यूनिट होता है आपको केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, जिसे जो है कैपिटल के लिखते हैं। इसके बाद जो है वह पदार्थ की मात्रा होता है छठा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है आपको मोल। क्या होता है? मोल होता है। इसके अलावे जो है आपको ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है आपको कैंडला। ठीक है, क्या होता है? कैंडला। और कैंडला को हम सी और डी से लिखते हैं। बात समझ में आए? तो इस प्रकार जो टोटल फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? 7। और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट को मिला करके जो आपको एसआई यूनिट हम बनाते हैं। बात समझ में आए? यानी कि जितना भी एसआई यूनिट होगा इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट आपको मिलेगा। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं। आपको प्लेन एंगल का होता है आपको रेडियन और सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। बात समझ में? तो 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो तापमान का जो है वह एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो तापमान का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? देख लीजिए, तापमान यानी ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रा हो जाएगा आपको केल्विन। बात समझ में? ऐसे तापमान जो हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और डिग्री में भी मापते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में मापेंगे, क्लियर है? केल्विन में मापेंगे, फ़ारेनहाइट में मापेंगे, लेकिन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट जो आपको होगा केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आया? ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आपका जो फीवर होता है तो आपको लिखता है, बोलता है 98 फीवर है, तो 98 क्या है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी तो तापमान का इकाई है। जैसे आप जैसे पानी गर्म करते तो कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी आपका तापमान का यूनिट है। लेकिन जो तापमान का एसआई यूनिट होता है वह क्या हो जाएगा? आपको केल्विन हो जाएगा, क्योंकि ये केल्विन जो है वह ताप का इन 7 फंडामेंटल यूनिट में से क्या है? एक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपको एसआई मात्रक जो है आपको वह केल्विन होगा। ठीक है, और इसका जो पैमाना का जो ये किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो केल्विन के ही द्वारा किया गया था। और यह आपको पैमाना लॉर्ड केल्विन ने किया था। इसका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन। ठीक है, यह कब इसका जो है पैमाना यानी कि इसको जो निकाला गया था? सन 1852 ईस्वी में। बात समझ में? यानी कि ताप का यह पैमाने, टेम्परेचर का यह पैमाना जो है लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी यानी 1852 में प्रस्तुत किया गया था। और इसमें जो है आपको जल का हिमांक और जल का क्वथनांक को रखा गया था। और जल का हिमांक कितना लिया गया था रेफरेंस में? तो 273 केल्विन। क्लियर है? यह आपको हिमांक है। किसका हिमांक? तो जल का। और जल का क्वथनांक अगर बात करेंगे, ठीक है, तो क्वथनांक कितना लिया गया था? तो क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक आपको लिया गया था 373 केल्विन। बात समझ में आए? तो इसे जो है वह किनके द्वारा जो इस पैमाना को ये प्रूफ किया गया था? तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिया गया था सन 1852 ईस्वी में। बात समझ में आए? ऐसे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस भी क्या है? टेम्परेचर को माप सकते हैं, इसमें आपका यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका जो है वह अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है? बस वही अंतर्राष्ट्रीय इकाई या आपको सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई इकाई। क्या दे रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में 4/10/2018 का प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में 5/11/2018 का प्रश्न। तो कितने हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने पहले भी बताया। देखिए, बल का जो अगर एसआई मात्रक निकालेंगे तो पहला चलिए बारी बारी से निकालते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बल का यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक जो है वह क्या हो जाएगा? बल को हम लिखते हैं फोर्स, और फोर्स का एसआई मात्रक होता है, इसका फार्मूला को याद है? हमने बताया था मास, ठीक है, और इनटू बताया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी जिसको हम लिख सकते हैं एम और इनटू लिख सकते हैं ए, यानी मास यानी द्रव्यमान और इनटू त्वरण। मास को हम किस में मापते हैं? तो मास को मापते हैं हम केजी में, और एक्सेलरेशन को मापते हैं हम किस में? आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। अगला जो है प्रणोद। ठीक है, प्रणोद जो है वह कुछ नहीं होता है, ये आपको गलत है।
तो बल का यूनिट क्या हो जाएगा आपको, न्यूटन हो जाएगा। संवेग जो है, ठीक है, चलिए संवेग को बारे में भी समझ लीजिए। संवेग जो होता है ठीक है, आपका संवेग जो है वह मास और इंटू वेलोसिटी होता है। क्या हो जाएगा, मास और इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, संवेग, और इसका अंग्रेजी होता है आपको मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। ठीक, क्लियर है। और इसको क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं सॉरी इसको हम लिख सकते हैं एम, और इंटू क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। एम मतलब द्रव्यमान, इसको मापते हैं हम केजी में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, तो आपको यह संवेग का यूनिट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। और दाब बराबर हम क्या जानते हैं, दाब बराबर ही बताए थे कि आपको पर यूनिट एरिया पर आपको जो लंबवत फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, दाब या तो प्रेशर कहेंगे। और दाब का, प्रेशर का, सॉरी, फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और इंटू एम के पावर -2 लिख सकते हैं। तो किसका मात्रक है, तो आपको दाब का मात्रक है। क्लियर है। तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन आपको मीटर का पावर -2 किसका यूनिट हो जाएगा, आपको दाब का यूनिट हो जाएगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है, कह रहा है कि भार की एसआई इकाई वही होगी जो एसआई इकाई किसका होगा। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि भार का जो एसआई इकाई है, ठीक है, वह किसके इकाई के बराबर होता है, बल के इकाई के बराबर होता है। क्योंकि बल यानी फोर्स जो है वह क्या लिखते हैं, तो फोर्स बराबर हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, और भार जो होता है यानी कि वेट, ठीक है, वेट बराबर जो है क्या लिखते हैं, मास और इंटू जो है स्मॉल जी लिखते हैं। जहां पर स्मॉल जी का हमने मान बताया था कितना होता है, 9.8। क्लियर है। और यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एम जो है आपको द्रव्यमान है, यहाँ भी एम द्रव्यमान है, और ए जो है वह तो एक्सेलरेशन है। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर जो है जी वह आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर ये त्वरण, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी आपको यूनिट होगा न्यूटन, और इसका भी यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन। यानी कि भार और बल का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपको समान हो जाएगा। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आया। ठीक है, दाब का सही मात्रक भी आपने पीछे बताया आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान को आप मापते हैं आपको केजी में। क्लियर है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 7/12/2018 का प्रश्न पूछा हुआ है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी, बल। यानी भार का एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, सापेक्ष राशि क्या है, नहीं है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है। देखिए सापेक्ष का मतलब हो गया कि वैसी राशि, ठीक है, सापेक्ष का मतलब हो गया कि वह राशि जिसमें जो है आपको कोई अन्य भौतिक राशि पर वह डिपेंड नहीं करता है, यानी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष राशि कहेंगे। यानी कि अन्य राशि पर, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी पर क्या नहीं करेगा, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, निर्भर नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सापेक्ष राशि कहेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, तो उसे हम जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, फिर प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है। तो सापेक्ष राशि उस राशि को कहेंगे, ठीक है, जो अन्य राशि पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेगेटिव पूछ रहे हैं ना, तो सापेक्ष का मतलब हो गया कि अन्य राशि पर निर्भर करेगा। देखिए त्वरण जो है वो दूसरे पर निर्भर करता है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर जो है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो निर्भर कर रहा है। दूरी भी जो आपको मीटर, ये दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको वेग आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ये भी आपको दूसरे राशि पर निर्भर करता है। लेकिन समय जो है वह दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करेगा। तो समय जो है आपको भौतिक
माने राशि का सापेक्ष राशि क्या है, नहीं है। बात समझ में आया? बाकी वेग, त्वरण और दूरी जो है ये सभी क्या है, ये सभी सापेक्ष राशि, क्योंकि वह दूसरे राशि पर क्या हो रहा है, निर्भर कर रहा है। बात समझ में आया? प्रश्न आपको नेगेटिव था, इसलिए आपको आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा, जो कि दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो समय जो है दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी अन्य जो है निर्भर करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 73 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो मात्रक वैसी राशि का नहीं होता है जो कि दो अनुपात में हो और साथ ही साथ ऊपर का राशि और नीचे का राशि क्या हो, सेम हो, तो उसके लिए मात्रक नहीं होगा, क्योंकि सेम सेम कट जाएगा तो मात्रक होगा नहीं होगा। ठीक है, तो किसका मात्रक नहीं होगा, तो देखिए घनत्व का जो मात्रक अगर देखेंगे घनत्व का, तो इसका मात्रक होता है वो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको वॉल्यूम बर्तन दिया हुआ है और उस बर्तन में जो है कितना मतलब द्रव्यमान है, उसको हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो घनत्व का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। बल का यूनिट आपको न्यूटन जानते हैं, और संवेग का यूनिट क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया था संवेग बराबर जो है आपको m इंटू क्या होता है, v होता है, और m का हो जाएगा आपको केजी और v का हो गया आपको मीटर पर सेकंड। बात समझ में आए? तो आपको किसका घनत्व नहीं होगा, तो 3 का तो यूनिट है, यानी कि c का ही अपेक्षित घनत्व का यूनिट नहीं होगा। और देखिए अपेक्षित घनत्व का मतलब ही हो गया कि आपको दो घनत्व के बारे में बात कर रहा है, यानी किसी माध्यम का घनत्व, ठीक, किसी माध्यम का घनत्व विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे माध्यम का घनत्व जो है उसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष घनत्व कहें या अपेक्षिक घनत्व कहें। ठीक है, यानी कि ये एक तुलना करता है उसे कि हम अपेक्षिक घनत्व कह सकते हैं। यानी अन्य घनत्व, अन्य माध्यम में जो घनत्व होगा, जैसे पानी में जो घनत्व होगा किसी वस्तु का, यानी पानी का घनत्व और दूसरे कुछ धातु का घनत्व या हवा का घनत्व ले लेंगे, तो उसी को हम कहेंगे सापेक्षिक घनत्व। एक संख्या में निकाल के घनत्व से घनत्व क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, क्योंकि घनत्व का जो यूनिट होगा आपको केजी पर मीटर क्यूब ऊपर में, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो दोनों से कट जाएगा तो कोई यूनिट आएगा जिसका घनत्व जो है का यूनिट लेस होता है। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होता है, यानी अपेक्षिक घनत्व कोई घनत्व नहीं होगा। वही प्रश्न में पूछ रहा था किसका घनत्व नहीं है, यानी राइट आंसर टू क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है 74 नंबर, कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है। ठीक है, आपको नेगेटिव प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नेगेटिव प्रश्न पूछा है, किसका जो है वह कौन सा पेयर ऐसा दिया हुआ जिसकी इकाई जो है वह समान नहीं है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 5/10/2018, फिर रेलवे ग्रुप डी में 1/10/2018। देखिए विज्ञान के प्रश्न ज्यादा टफ एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए जो है हम जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही सारा थ्योरी क्लियर कर देंगे और आपको अनुभव भी हो जाएगा किस टाइप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है, तो चाल और वेग की इकाई क्या है, समान है, क्योंकि चाल का भी होता है आपको क्या, मीटर पर सेकंड, और वेग का भी हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की भी यूनिट समान होती है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। हम आपको बताए थे पीछे ही, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा इसका कार्य और ऊर्जा का यूनिट। बल और दाब का यूनिट और दूरी और विस्थापन, ये दोनों का यूनिट जो है आपको मीटर होगा। बात समझ में आया? लेकिन बल और दाब का यूनिट जो है आपको समान नहीं हो, क्योंकि बल का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और दाब का यूनिट हो जाएगा आपको, सॉरी, बल का यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन, और दाब का यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो बल और दाब का यूनिट क्या है, समान नहीं है। और पूछ रहा था कि इसकी इकाई समान नहीं है, यानी बल और दाब की इकाई क्या है, समान नहीं है, इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि ओम मीटर किसकी इकाई है। ठीक है, ओम मीटर किसकी इकाई है, तो ओम मीटर हमने आपको बताया था, प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, प्रतिरोधकता के, आवेश का, विद्युत प्रवाह का या प्रतिरोधक का। देखिए आपको ओम मीटर जो है वो किसकी इकाई होती है, प्रतिरोधकता की। ठीक है, यानी ओम मीटर होता है आपको प्रतिरोधकता की इकाई। आवेश का इकाई होता है आपको कूलम, विद्युत प्रवाह का इकाई होता है आपको एम्पियर, और प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस का इकाई होता है आपको क्या, ओम होता है। क्लियर है? इसका प्रतिरोधकता हम कैसे निकालते हैं, ये भी हमने आपको बताया था कि आपको रेजिस्टेंस आर बराबर जो है ये क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आर बराबर होता है आपको रो और इंटू एल वाई ए। क्या होता है, रो इंटू एल वाई ए होता है। ठीक है, रो क्या है, ये आपको रो जो आपको रजिस्टिविटी है। ठीक है, यानी कि रो क्या है, रो आपको रजिस्टिविटी है।
रेसिस्टिविटी, SISTIVITY, और इसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। बात समझ में है? आप प्रतिरोधकता कैसे कहें निकालेंगे? जैसे मान लो कोई तार है, ठीक है, और इस तार की लंबाई कितनी दे दिया जाए? अगर इस तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर दे दिया जाए, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A बराबर जो है आपको 1 मीटर स्क्वायर दे दिया जाए, तो यहाँ पर L और A का वैल्यू आप 1 1 रख दीजिए, तो रो बराबर हो जाएगा 1/1 कट गया, ठीक है। तो ये आपका यानी कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता, यानी उस तार की लंबाई अगर 1 मीटर है और उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? उस तार का प्रतिरोधकता कहलाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो प्रतिरोधकता जो है किसी भी पदार्थ का क्या करता है, आपको बताता है कि जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्यादा होगा उस पदार्थ से करंट का फ्लो कम होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी। ये आप घबराइए नहीं, जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक ही है पूरा, वहां पर और डिटेल से हम समझेंगे। अभी आप यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसमें सब मिक्स कर दिया है, तो आप यूनिट डायमेंशन पे ही फोकस रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि मंदता, ठीक है, मंदता क्या होता है? मंदता का मतलब होता है डी एक्सलरेशन। क्या होता है? डी एक्सलरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मंदता, ठीक है। जैसे देखिए मंदता का ऐसा ही कहीं पूछ रहा है, तो पहले आपको मंदता के पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सलरेशन बराबर हम जानते हैं कि वेलोसिटी बाई क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। जैसे मान लिया जाए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, अगर इस गाड़ी का जो है आप कह दें कि इसका जैसे जब स्टार्ट होता है तो ऐसा क्या नहीं कि स्टार्ट होकर के सीधा जो है वह आपको क्या मतलब कि 100 के स्पीड में ही पहुंच जाए, ठीक, कुछ समय लगता है। तो सपोज मान लिया जाए कि हम इस गाड़ी का स्पीड दे दिया है कितना? 100 किलोमीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। और ये 100 किलोमीटर यानी कि जीरो मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी, चलिए इसको किलोमीटर नहीं 100 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है, तब समान होगा। यानी कि 0 मीटर पर सेकंड से, यानी चाल जब यानी गाड़ी स्थिर है तब उसका चाल कितना है? 0। और जो है आपको 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में मान लिया कि समय लग गया आपको 5, कितना लग गया? 5 सेकंड का समय लग गया। तो जब गाड़ी को 0 मीटर पर सेकंड चाल से 100 मीटर पर सेकंड चाल तक पहुंचने में कितना का समय लग रहा है? 5 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि 100/5 यानी हो जाएगा आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी गाड़ी है जो कि स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, अब उसको जो है 100 मीटर पर सेकंड के चाल को रीच करने में अगर 5 सेकंड का समय लगता है, तब हम कह सकते हैं कि गाड़ी का एक्सलरेशन क्या है? आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बात समझ में आया? यानी कि एक्सलरेशन जो है वो आपको कितने समय में वेलोसिटी जो आपको रीच कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी के दर को हम क्या कहते हैं? एक्सलरेशन। तो ये स्पीड जब बढ़ता है तब होता है एक्सलरेशन। वही अगर हम गाड़ी का ब्रेकिंग का टाइम हम बात करें कि सपोज मान लिया जाए कि गाड़ी का जो है वह स्पीड है आपको 100 मीटर पर सेकंड, ठीक, गाड़ी का स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, और इसको क्या करना है? हमको रोकना है, यानी कि रोकेंगे तब कितना हो जाएगा? तो रोकेंगे तब स्पीड हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो। और सपोज मान लिया जाए कि आपको गाड़ी का जो है स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड करने में, यानी कि रोकने में कितना समय लग रहा है? तो सपोज मान लेते हैं कि हम 2 सेकंड का समय लग रहा है। कितने सेकंड का समय? 2 सेकंड का। तो यहाँ पर जो त्वरण निकलेगा, यहाँ भी त्वरण निकल रहा था एक्सलरेशन, लेकिन यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव त्वरण निकलेगा, क्योंकि हायर स्पीड से कहाँ जा रहा है? लोअर स्पीड में। तो ये जो आपको नेगेटिव त्वरण है यानी नेगेटिव एक्सलरेशन है, इसी को हम कहते हैं मंदन। बात समझ में आया? यानी कि जब स्पीड जो है वह हायर स्पीड से 0 पर आएगा तब जो एक्सलरेशन लगेगा उसको हम कहेंगे डी एक्सलरेशन, और जब स्पीड 0 से जो है वह हायर स्पीड पर पहुंचेगा तो वहां पर जो एक्सलरेशन होगा वह कहलाएगा आपको त्वरण या नॉर्मल एक्सलरेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? तो जो यहाँ पर आप मंदन यानी कि डी एक्सलेशन निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 100/2, यानी कि काट दीजिएगा तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है वह क्या होगा? यहाँ पर एक्सलेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? त्वरण बोले। क्या? क्यों? यहाँ पर एक्सलेशन जो है वह नेगेटिव है और यहाँ पर एक्सलेशन क्या है? पॉजिटिव है।
तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही मापते हैं और डी एक्सलेशन को भी हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही मापते हैं। सिर्फ दोनों में अंतर क्या है कि ये जीरो से क्या हो जा रहा है, हायर स्पीड में पहुंचता है, जितना समय में लगे उसको हम एक्सलेशन कहेंगे, और ये हायर स्पीड से जीरो स्पीड तक लाने में जो समय लगता है उसके दर को हम क्या कहते हैं, मंदन या डी एक्सलेशन कहते हैं। बात समझ में आया? यानी मंदन का अंतरराष्ट्रीय यूनिट वही होगा जो एक्सलेशन का मतलब कि यूनिट होगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आए? यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, मीटर के पावर एक्स के पावर -2 लिख सकते हैं। बात समझ में? मीटर सेकंड किसी का यूनिट नहीं होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर सेकंड स्क्वायर भी किसी का यूनिट नहीं होता। मीटर पर सेकंड जो आपको यह वेलोसिटी का यूनिट हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी या तो हम बोल सकते हैं स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यानी डी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है। ठीक है, मैंने दो पेयर दिया हुआ, उसमें बताना है किसका जो है आपको एसआई यूनिट समान है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में, और रेलवे ग्रुप डी में ही प्रश्न पूछा, एक 3-10 को, एक 12-10 को, 18 में। देखिए बल और दूरी का समान पूछ रहा है, तो देखिए बल का जो एसआई यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, अभी तो आप लोग को सब याद हो गया होगा। ठीक है, आप ध्यान से क्लास देखिएगा तो सब याद हो जाएगा। बल का एसआई यूनिट होता है आपको न्यूटन, और दूरी का एसआई यूनिट होता है आपको मीटर। इसीलिए मैं जो है मैक्सिमम सारा प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक टाइप का बताया फिर आपको नहीं, क्योंकि जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो जैसे आप जानिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, और आपका रिवीजन भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बल का एसआई यूनिट होता है आपको न्यूटन, और दूरी का एसआई यूनिट होता है आपको मीटर। तो ये इकाई क्या है, समान नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। बल और दाब का, बल यानी फोर्स का यूनिट होता है आपको न्यूटन, और दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या है, समान नहीं है। संवेग का और बल का, बल का जो है आपको न्यूटन, जिसको जो हम न्यूटन क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और संवेग जो होता है ये आपको मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास का लिख सकते हैं केजी, और मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यूनिट समान नहीं है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ये आ गया आपको दोनों का समान, और दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट जो है आपको जूल में मापते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न फंसाएगा। ठीक है, तो आपको सभी जानना पड़ेगा, तभी आपको प्रश्न सॉल्व हो जाए। हल्का रहेगा लेकिन ध्यान से सिर्फ बनाना है। ठीक है, तो एसआई यूनिट किसका समान हो जाएगा, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है, कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट समान होता है, और आपका जूल कहते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है। कह रहा है कि 1 पास्कल जो है वह कितने के बराबर होता है। ठीक है, 1 पास्कल, तो आपको देखना पड़ेगा कि पास्कल जो है किसका यूनिट होता है। हमने आपको कल बताया था कि दाब का यूनिट क्या होता है, पास्कल, और दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आपको 1 पास्कल लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि 1 पास्कल बराबर कितना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ है 1 न्यूटन पर मीटर, और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम मीटर का पावर ऊपर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 1 पास्कल, यानी कि ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए, तो 1 न्यूटन मीटर का पावर -2, यानी कि ए इज द क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 11/12/2018 का प्रश्न, किसी तरह का दिक्कत नहीं, आसानी समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ठीक है, आपको सही मिलान करना है। देखिए पहला कह रहा है कि वाट, वाट से कौन मिलता है, कोई नहीं। ठीक है, वाट से नहीं मिलता। अच्छा आगे देखते हैं, किलोवाट, किलोवाट बराबर जो है 1 किलोवाट। ठीक है, किलो का मतलब क्या हो गया, 1000, और वाट का मतलब वाट, यानी कि 1 किलोवाट बराबर लिख सकते हैं 1000 वाट, लिख सकते हैं ना जी। तो 1000 वाट हो गया, तो यानी कि चलिए इधर लिखते हैं आंसर, यानी कि 2 का हो गया आपको बी। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही है। अगला कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा। अच्छा 1 किलोवाट घंटा जो है वह कितने जूल के बराबर होता है, तो आपको 1 किलो की KWH, यानी 1 किलोवाट घंटा जो है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, 6 जूल के बराबर।
बात समझ में आया? ये किलोवाट घंटा है और यहाँ पर आपको जूल है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी कि 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर आपको बी हो जाएगा। ये कैसे आता है, ठीक है, हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम प्रूफ करके आपको बता दें, अभी से आप याद रखिए, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा आंसर, 3 का सॉरी 2 का हो जाएगा सी ना जी, 2 का हो गया सी और 3 का हो गया आपको बी, ठीक है। यानी कि 2 का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा बी। यहाँ तक क्लियर है? अगला कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 1 हॉर्स पावर को हम लिखते हैं एचपी, यह इंडस्ट्रियल यूनिट होता है वाट का, हॉर्स पावर। और एचपी 1 एचपी बराबर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। कितना वाट? 746 वाट के बराबर। यानी कि ऑप्शन 4 का हो जाएगा डी, ठीक है। यानी कि हो गया आपको 4 का हो गया कौन? डी हो गया। तो 1 का हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा, लेकिन ये 1 का 1 गलत है, ठीक है। यहाँ पर नैनोमीटर नहीं होगा। नैनोमीटर तो आपको ये है, मतलब मेजरिंग करने का ये है, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, यानी कि 10⁻⁹ को हम क्या बोलते हैं? नैनो कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? नैनो कहते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसा लिखा रहे कि आपको 10 × 10⁻⁹, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 10 नैनोमीटर बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपको नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको वाट बराबर जो है आप लिख सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकता है बताइए? देखिए वाट किसका यूनिट है? तो वाट कहिएगा आप शक्ति का यूनिट है ना। तो चलिए, शक्ति का यूनिट जो है आपका वाट, और शक्ति यानी कि पावर बराबर जो है वह कार्य बटा क्या होता है? समय, यानी कि वर्क बाई टाइम। और कार्य को हम क्या मापते हैं? जूल में, ठीक। कार्य को मापते हैं हम जूल में और टाइम को मापते हैं हम सेकंड में, ठीक है। यानी शक्ति बराबर जो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यानी कि 1 जूल, ठीक है, 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तब जो आपको ये मिलान सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिला लीजिए, 1 का ए हो जाएगा, 2 का सी, 2 का सी मिल रहा है, और 3 का बी, ये नहीं होगा, 3 का बी, 3 का बी, ठीक है, और 4 का डी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का ए हो गया, ठीक है, 2 का सी हो जाएगा, 3 का बी, 4 का डी। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि अब सही मिलान करना है, जिसमें ऑप्शन 1 जो है गलत दिया हुआ है। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो इसका तक कौन बड़का चीज है? तो इसका आपको क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा आई बराबर हम क्या जानते हैं? तो आई बराबर जो है, देखिए आई बराबर जो हम Q/T भी लिख सकते हैं, या आई बराबर जो है अगर ओम्स लॉ से जाएंगे तो V/R भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। यहाँ से भी एम्पियर और यहाँ से भी एम्पियर। क्लियर है? क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। यानी एम्पियर कहाँ है? बी, यानी बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ओम मीटर और वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है? आप जानते हैं ओम होता है आपको रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, क्लियर है। वोल्ट होता है आपको विभवांतर का, किसका? विभवांतर का। और ओम मीटर किसका होता है? आपको रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। चलिए हिंदी लिख देते हैं, प्रतिरोधकता, जिसे हम रजिस्टिविटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और जिस मटेरियल का प्रतिरोधकता अधिक होगा उसमें करंट का फ्लो कम होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे और साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे। क्लियर? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी चैनल को क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, सरकारी नौकरी रेलवे में पाने का सपना आपका पूरा कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।